तो चलो, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना अजय सर, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम फिर से आगे हमारी वाली जो सीरीज चल रही है कंटिन्यू, जिसमें हम डिस्कस करने वाले थे पूरे के पूरे जो चैप्टर्स है हमारे जेई मेंस के लिए, उनका रिवीजन करने वाले। उसी में नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो है आज थ्री डी ज्योमेट्री। तो थ्री डी में बेसिकली हम पूरी की पूरी जितनी भी पॉसिबिलिटी है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुछ जो रेगुलर एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे पास ऐसी भी प्रॉब्लम्स होंगी जो हमारे कंसेप्ट को थोड़ा अप लेवल तक लेके जाए, तो इससे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और बिल्कुल एक एक थ्योरी, एक एक पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। या फिर आपसे बोल दिया जाए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपके पास उसका इमेज निकालना है किसी प्लेन के रेस्पेक्ट में या किसी लाइन के रेस्पेक्ट में, तो वो सब चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। तो कंटिन्यू बने रहिएगा। इससे पहले जो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था वेक्टर्स। वेक्टर्स में भी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स की थी विथ थ्योरी। तो वैसा ही डिसीजन यहाँ पर है हमारा कि पहले हम थ्री डी ज्योमेट्री की पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद उसकी पूरी की पूरी हम बहुत सारी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली इसमें एक से ज्यादा लेक्चर लगेगा, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। यदि लाइक पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। और बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, पूरा देखिएगा। जितना ज्यादा आप पूरा देखोगे बिल्कुल आपको हर एक चीज समझ में आएगी। और इसकी श्योरिटी ये है कि गारंटी है कि एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आप 100% स्कोर गेन करोगे इस टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। थ्री, देखिएगा फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो उसमें जो फर्स्ट थिंग आती है हमारी, वो है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन, एंगल एंड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। ठीक है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, एंगल्स निकालने हैं, या डिस्टेंस बिटवीन लाइंस निकालनी है। लाइक स्क्यू लाइंस के मिडिल का डिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस के मिडिल का डिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। मतलब दो लाइन आपकी पैरेलल कब होती है, दो प्लेन आपके पैरेलल कब होते हैं, परपेंडिकुलर कब होते हैं, उस सब चीज को हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्लेन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से पास होने वाला प्लेन, तो ये हमारा यहाँ पर रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस, और एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन एंड प्लेन, प्लेन से भी और लाइन से भी। या फिर आपके पास वो वाली चीज, कंडीशन ऑफ लाइन। कंडीशन ऑफ लाइन, जब पर्टिकुलर लाइन आप किसी एक प्लेन के अंदर लाई करती है तो क्या सिचुएशन बनती है, लाइक दैट। जैसे कि आपके पास कोई भी एक प्लेन है, ये आपके पास एक प्लेन है, इसके अंदर कोई एक लाइन लाई कर रही है, तो उसकी क्या कंडीशन बनती है। तो ये इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अब यदि दो लाइन लाई करती है एक ही प्लेन में, तो उसे हम क्या बोलते थे, कोप्लेनर लाइंस। तो कोप्लेनर लाइन की कंडीशंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इज अ बेसिक कंसेप्ट। आपको मालूम है कि दो पर्टिकुलर पॉइंट के मिडिल का डिस्टेंस निकालना, दो पर्टिकुलर पॉइंट ए x1 y1 z1, और ये बी आपका x2 y2 z2। तो डिस्टेंस क्या बनेगी, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और उनका भी होल अंडर रूट। सबको ऐड कर दीजिए, डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी। इसी के साथ बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला को आप ऐसे याद रखो कि लेट सपोज आपके पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट है x1 y1 z1, एक पॉइंट ये है। एक बी पॉइंट है x2 y2 z2। इन्हें एक सी पॉइंट है c, वो इन्हें m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, इस m को तो b की तरफ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और n को a की तरफ। तो देखो आप, m इंटू एक्स टू, n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे तो m इंटू वाई टू, n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n। और ऐसे ही z कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे तो m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो इस टाइप से हम क्या यूज कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। और ये कौन सा वाला है, जब आपका कोई पर्टिकुलर पॉइंट c इसे इंटरनली डिवाइड करे। अब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली क्या चेंज हो जाएगा, जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो उस केस में यहाँ पर बस माइनस आ जाता है, ये माइनस आ जाएगा सेम टू सेम। यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
जब माइनस आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नली, पॉइंट डिवाइड एक्सटर्नली, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला। और ये होता है आपका इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला। तो ये बहुत बेसिक है, देखो इस पे जनरली बहुत बेसिक चीज है, और लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ गया था सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस किया। एटलीस्ट फॉर्मूला भी आपको मालूम होगा तो क्वेश्चन आप हिट कर लोगे इजीली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, डी आर्स और डीसी। देखो पूरे के पूरे 3D और 3D वाली जो चैप्टर में है उसमें डी आर्स और डी सीज का सबसे ज्यादा मैटर है, ठीक है। किसी भी पॉइंट का, ये पॉइंट है, पी एफ नहीं है, पॉइंट है, ठीक है, किसी भी पॉइंट का या किसी भी लाइन का, किसी भी वेक्टर का आपको डी आर्स और डी सीज उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो सबसे मेन पॉइंट है कि हमें डी आर्स और डी सीज निकालना आना चाहिए, क्योंकि विदाउट डी आर्स और डी सीज हम उस वेक्टर की इक्वेशन, ना तो प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं ना ही लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली। तो इस वजह से हम डी आर्स और डी सीज आपको आना चाहिए। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डी सीज की। तो डी सीज होते क्या है, देखो डीसी बहुत ही इजी डेफिनेशन है। एफ एनी लाइन, कोई भी लाइन हो, आप लेट सपोज ये आपके पास ये 3D प्लेन है, सपोज करो ये आपका 3D प्लेन, और ये कोई एक लाइन है, ये मान ली सपोज एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ कितना बना रही है। तो एक्स एक्सिस के साथ इसने बनाया अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बनाया इसने बीटा एंगल, और जेड एक्सिस के साथ बनाया इसने गामा एंगल। तो इनका कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। तो यदि कोई भी पर्टिकुलर लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, इन तीनों के साथ अल्फा बीटा गामा रेस्पेक्टली एंगल्स बनाती है, तो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। डायरेक्टली लिखेंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसे जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन। एल क्या होता है, एल आपका कॉस थीटा, कॉस अल्फा होता है, एल आपका क्या होता है, कॉस अल्फा। एम क्या होता है आपका कॉस बीटा, और एन क्या होता है आपका कॉस गामा। और इन तीनों का सम का स्क्वायर हमेशा याद रखना है, वो क्या किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, बहुत ही इजी चीज है, याद रख सकते हो आप। चलिए अब बात करते हैं डी आर्स ऑफ ए वेक्टर। देखो कोई भी वेक्टर हो आपके पास, लेट सपोज ये कोई वेक्टर दे दिया, ए आई कैप बी जे कैप ई के कैप, ये आपका एक वेक्टर है, सपोज करो ये कुछ भी ए आर दे दो ना, ये आर वेक्टर है। अब इसके आर वेक्टर के डी आर से निकालना हो ना आपको, डी आर्स ऑफ आर वेक्टर, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो वो क्या आएगा, ए का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट। पर ये कब यूज करेंगे, जब आपको पूरा का पूरा पोजीशन वेक्टर एग्जैक्टली मालूम हो आपके पास कि ये वेक्टर ये है, तो इसका डी आर्स क्या हो जाएंगे, ए बी सी, आई जे के और के कोफिशिएंट डायरेक्टली। पर कभी कभी क्या होता है कि वो वेक्टर फाइंड करने के लिए दो पॉइंट दिए जाते हैं, कि एक वेक्टर है या एक लाइन है क्योंकि दो पॉइंट से पास कर रही है। जब भी दो पॉइंट से पास करेगी तो उस केस में हमारा जो डी आर्स होंगे वो कैसे निकालेंगे हम, जैसे दो पॉइंट से ऐसे पास किए, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 से पास कर रही है, तो उसके डी आर्स कैसे होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये आप डायरेक्टली डी आर्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये डी आर्स जो आ गए, डी आर्स बहुत ही ईजी है। देखो डीआर से निकालना सबसे इजी होता है, डीसीज निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि वहां पर एंगल मालूम होगा तो अभी डीसीज निकलेगा, ठीक है। बट हमें मालूम है कि रिलेशन बिटवीन डीआर और डीसीज होता है। यदि आपके पास डीआरसी है, ए बी सी आपकी ये डीआरस है, और एल एम एन आपकी ये डीसीज है, ये क्या है आपके डीसीज। तो यहाँ से आप इनमें रिलेशन है, तो एल की वैल्यू जो होती है वो होती है प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ऐसे ही एम की वैल्यू होती है प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ऐसे ही एन की वैल्यू होती है प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, यदि आपके पास डी आर्स गिवन है तो डी सीज निकाल सकते हो, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी आपसे बोल दिया जाए कि टू लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइन्स आपके पास पैरेलल है, तो उनके डी आर्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपसे बोल दिया जाए कि दो लाइन पैरेलल है या दो प्लेन आपके पैरेलल है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि उनके जो डी आर्स होंगे, ठीक है, वो हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल इन सेंस आप यूं बोल सकते हो कि जो उनका रेशियो होगा, रेशियो
वो इक्वल होगा। आप ये बोल सकते हो कि जब भी आपसे बोला जाए कि टू लाइन्स आर पैरेलल, टू प्लेन्स आर पैरेलल, तो यू कैन से डायरेक्टली द डीआरस ऑफ द बोथ लाइन्स और बोथ द प्लेन्स आर इक्वल इन द रेशियो। एग्जैक्टली मे बी इक्वल, वहां पर इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि रेशियो भी हो सकता है कि रेशियो भी इक्वल हो, और रेशियो तो हमेशा इक्वल होगा ही सही, और एग्जैक्टली इक्वल भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि DRs of parallel lines or parallel planes are always unequal in ratio, equal in ratio। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन इज अ बेसिक कंसेप्ट, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। इट इज नॉट 2D, इज अ 3D। 3D की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन जब हम बात की जाए कि आपसे बोल दिया जाए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो पास कर रही है, आपसे बोला गया कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट whose पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, मतलब एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी। तो इक्वेशन आती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको चीज जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि जो ए है ना भाई, ए वो आपका फिक्स पॉइंट होता है। वो क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, जिससे मतलब लाइन पास करेगी। तो जो बी होता है ना, ये बी होता है आपका पैरेलल वेक्टर। इसकी अच्छी बात बताऊं आपको, ये पैरेलल वेक्टर है, इसे हम लिखते हैं बेटा ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। और जो ये ए बी सी है ना, ये ए बी और सी, ये होते हैं बेटा आर्स डी आर्स ऑफ लाइन। ठीक है, तो डी आर्स ऑफ लाइन आपको कहाँ से मिलेंगे, वो बी वेक्टर से मिलेंगे। तो कभी भी आपको लाइंस के डी आर से निकाल रहे हो या डीसीज निकालना हो तो डेफिनेटली आपको बी वेक्टर फाइंड करना। बी वेक्टर मतलब पैरेलल टू गिवन लाइन, और गिवन लाइन के पैरेलल होता है, तो हम जानते हैं कि जब भी पैरेलल होगा तो उनके डी आर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो याद रखना कि जो बी वेक्टर लाइन के डी आर्स किसकी हेल्प से निकलेंगे, बी वेक्टर की हेल्प से निकलेंगे, और वो डी आर्स क्या आएंगे, जो बी वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट होंगे वो आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म की। कार्टेशियन फॉर्म ही हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे लाइन की, वो याद रखेंगे सिंपल। आप यहाँ पे ये वाली वेक्टर फॉर्म थी हमारी, यहाँ पे आर की जगह आप जनरल पॉइंट डाल दीजिए एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, है ना, और ए की जगह डाल दीजिए एक्स वन आई कैप, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, वाई वन जे कैप जेड वन के कैप, और लैम्डा टाइम ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, इसको इधर लेके आए और कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करते ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन जेड वन। ये आपका एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, फिक्स पॉइंट है। ए बी सी क्या है आपका, ए बी सी आप बी वेक्टर की जो कोफिशिएंट है डी आर्स वो है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पे एक चीज आती है, इस जब इक्वेशन की बात की जाती है ना, जनरल इक्वेशन की, इसमें एक पॉइंट लिया जाता है। जनरल पॉइंट कैसे लिया जाता है, तो जब भी आपको है ना लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट लेना हो, तो आप हमेशा क्या कीजिए कि इस इक्वेशन को, जो भी अपनी कार्टेशियन इक्वेशन है, उसे किसी कांस्टेंट के इक्वल कर दीजिए। जैसे कि हमने कर दिया, ये लैम्डा है ओनली, हमने इसको कर दिया लैम्डा के इक्वल। ठीक है, मतलब इस लाइन को एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। ये किसके लिए कर रहा हूँ, कि कभी भी आपको कोई भी जनरल पॉइंट फाइंड करना हो, लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट फाइंड करना है। लाइन इन सेंस आप देखो, आगे चल के टॉपिक्स पढ़ने वाले हो कि लाइन और प्लेन, एक लाइन होगी एक प्लेन होगी, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो लाइन के ऊपर आप जनरल पॉइंट कैसे लेट कर सकते हो, वो चीज यहाँ से सीखनी है आपको। क्या करना है हमेशा कि उसकी कार्टेशियन इक्वेशन को लैम्डा की इक्वल कर दीजिए, और फिर क्या कीजिए, यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालिए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए लैम्डा प्लस एक्स वन। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को सॉल्व करके वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो बी लैम्डा प्लस वाई वन। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को सोल्व करके लास्ट और इनको जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो सी लैम्डा प्लस जेड वन। दिस इज द योर पॉइंट, यही आपका जनरल पॉइंट है जो कि आपको फाइंड करना होता है। बहुत सारी जगह पे इस पॉइंट को फाइंड करना होता है, चाहे आप परपेंडिकुलर फुट और परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, या इमेज फाइंड करना हो, या इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना हो लाइन और प्लेन का, या फिर आपको फाइंड करना हो कि जब दो पर्टिकुलर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस सिचुएशन में हम इसका यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसी की हेल्प से सारे के सारी जो थिंक है, जो भी हमारे पास है, वो इसी पॉइंट की हेल्प से निकलने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है।
कि कैसे ये जनरल पॉइंट हम यहाँ पे निकालते हैं, और बहुत ही ईजी है, यू कैन फाइंड इजीली। डायरेक्टली क्या करने का है, लाइन की इक्वेशन को लेमडा की इक्वल करना है, 3 पार्ट बनेंगे, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू लेमडा, वहां से x की वैल्यू, y माइनस वाई वन अपॉन बी, उससे उसको इक्वल करेंगे लेमडा की, वहां से एक और वैल्यू, और ऐसे ही z माइनस जेड वन अपॉन सी, उसको इक्वल करेंगे लेमडा के, वहां से एक और वैल्यू। तो इस टाइप से 3 वैल्यू आपके पास आ जाएंगी और वही कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं तो लाइन के लिए आपको पहली चीज, दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक तो फिक्स पॉइंट और एक बी वेक्टर। अब देखो बी वेक्टर तो क्या होता है, बी वेक्टर आपका बेसिकली यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा बी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन रेशियो को। ठीक है, बी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रेशियो को। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो अपने पास नहीं है। ठीक है, पर 2 पॉइंट तो है ना, आपको 2 पॉइंट दे रखे उसने और डायरेक्शन रेशियो आपको निकालना है, तो सिंपल सी बात है, अभी जस्ट ही थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी 2 पॉइंट गिवन होंगे डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, z2 माइनस z1। तो बी वेक्टर आपका क्या आ गया, x2 माइनस एक्स वन, बी वेक्टर क्या आ जाएगा आपका डायरेक्टली यहाँ से, वो आ जाएगा बेटा x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस वाई वन जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। दिस इज योर बी वेक्टर। ठीक है, ये बी वेक्टर आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, सिंपल इक्वेशन में डाल दीजिए, और फिक्स पॉइंट आपको किसी को भी लेट कर सकते हो, आपकी चॉइस है, फिक्स पॉइंट जिसे भी लेट करना उसे लेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट्स कौन कौन से, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 इज x माइनस x1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास करती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और बेसिकली है ना, ये वही है जो वेक्टर वेक्टर में हमने पढ़ा था ना कि डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से निकालते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो वेक्टर में जैसा एंगल्स निकालते हैं यहाँ पर भी वैसा का वैसे रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा आपका। बस यहाँ पर है ना कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता था वेक्टर्स में, तो यहाँ पर जो ए और बी है ना वो कहाँ से आएगा, वो आता है बी वेक्टर से, जो पैरेलल वेक्टर होते हैं हमारे लाइन के वहां से। तो याद रखना कभी भी एंगल्स निकालने आपको, कि एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन बी वन एंड बी टू वेक्टर। बी1 और बी2 वेक्टर के बीच का एंगल होता है, यदि थीटा हुआ तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, बी1 डॉट बी2 डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड और बी1 का मैग्नीट्यूड बी2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आपसे बोल दिया जाए कि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, उस केस में आपको याद रखना है कि लाइंस आपकी पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रेशियो होगा कोफिशिएंट का a1 अपॉन b1, ठीक है, a1 अपॉन सॉरी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये जो बी वेक्टर जो बन के आएगा ना उसी के रेशियो का इक्वल है। और यदि आपसे बोल दिया जाए कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उसमें क्या होगा कि जो b1 डॉट b2 आया, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, मतलब a1 इंटू ए टू प्लस b1 इंटू बी टू प्लस c1 इंटू सी2, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के। ओके, तो ये चीज हम याद रखेंगे, यही कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म और परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वाले टॉपिक्स में मैक्सिमम बच्चे गलती करते ही करते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। देखो ये टॉपिक है आपका स्टेप टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, मतलब आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किसी एक लाइन का। स्पेशली जो चीज है वो है यहाँ पर फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, देखो भाई लाइन के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि आपके माइंड से निकाल देना कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डायरेक्टली 3D में लाइन है उसका फॉर्मूला होता है, नहीं होता है, प्लेन का होता है। ठीक है, प्लेन जो होता है उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो आगे चल के मैं दिखाऊंगा अभी सही आपको, तो वो चीज आपको पहली चीज यहाँ से समझ में आनी चाहिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो या इमेज हो या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन हो, हमेशा तीनों का सेम ही पैटर्न रहेगा। पैटर्न क्या रहेगा, आपको जो चीज निकालनी है वो ये है, समझो यहाँ देखो, आपको जो चीज निकालनी है वो क्या निकालनी है, यहाँ पर एक मिनट लाइन ले लेता हूँ, समझिएगा। आपको निकालनी है, आपको ये लाइन दे रखी है ऐसे, और यहाँ पर एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट दे दिया,
जैसे कि अभी हमने ले लिया, यहाँ पर हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, वो लिमिट है, ये हमें दे रखा है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है अल्फा बीटा गामा। अब आपसे क्या बोला गया है कि इस पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऐसे, ये तो इस परपेंडिकुलर ने यहाँ पर लाइन पे कहीं ना कहीं कट किया होगा जरूर, क्योंकि वो तो टच तो किया ही होगा। तो ये जो पॉइंट Q है, इसे मान लो P, तो आपको इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, अब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले ये जो लाइन दे रखी होगी आपके पास, ऐसे कुछ लाइन दे रखी होगी आपके, ठीक है, इसे मान लीजिए लैम्डा के इक्वल, और यहां से निकाल लीजिए जनरल पॉइंट ऑफ Q। वो क्या आ जाएगा, ए लैम्डा प्लस x1, बी लैम्डा प्लस y1, सी लैम्डा प्लस z। ये आ गया आपके पास Q पॉइंट। ठीक है, अब हमें मालूम है कि ये लाइन जो पी क्यू है वो लाइन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो वो लाइन की पी के परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर यही करेंगे, हम क्या करेंगे कि अगली स्टेप में कि यहाँ पर डी आर से निकालेंगे। किसके डी आर से निकालेंगे? पी क्यू के, जो पी क्यू दे रखे हैं उसके डी आर से निकाल लेंगे। तो डी आर कैसे निकलेंगे हमें मालूम है, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड टू, वन कंसेप्ट से उसके डी आर आ जाएंगे। अब जो डीआर्स आ गए हमारे पास, पी क्यू के डीआर्स आ गए, और लाइन है उसके डीआर्स तो ऑलरेडी हमारे पास। अब दोनों चीजों की डीआर्स आ गए हमारे पास, लाइन की भी डीआर्स आ गए, और जो आपके पास ये परपेंडिकुलर दिया है इसके भी डीआर्स आ गए। ठीक है, अब डीआर्स अब जब आपके पास आ ही गए हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों जब परपेंडिकुलर, तो डीआर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी जस्ट ही बताया परपेंडिकुलर की कंडीशन से, ये वाली चीज ये यूज कर सकते हैं। जैसे ही यूज करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके, लैम्डा की वैल्यू वापस इसी क्यू में पुट कर दीजिएगा तो क्यू पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस क्यू में जैसे ही हम पुट करेंगे तो वही लिखा हुआ है स्टेप में, क्या लिखा हुआ है कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ जनरल पॉइंट गिवन लाइन इज दिस। जनरल पॉइंट हमने ले लिया, लैम्डा आपका कोई पैरामीटर है। ठीक है, अब इसका नाम दे दिया सपोज एल या क्यू, जो भी देना चाहो, क्योंकि यहाँ पे एल लिख रखा है तो एल दे दीजिएगा, आप क्यू लिखना चाहो तो क्यू लिख लीजिए। ठीक है, तो क्यू इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस पी क्यू, जो पी क्यू है, इसके क्या निकालोगे आप, डी आर से निकालोगे। कैसे निकालोगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, एंड अप्लाई द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन कौन सी, ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू। इनका प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू कहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, वापस क्यू में, तो वहां से आ जाएगा क्यू पॉइंट हमारा। जैसे ही हमारे पास क्यू पॉइंट आया तो हम क्या करेंगे, पी से क्यू की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पी से क्यू की डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से, तो वो तो क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, पर हमें यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी चाहिए। तो ये जो क्यू पॉइंट है ना, क्यू पॉइंट इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही है, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट पी ऑन लाइन, ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आपको चाहिए इमेज। इमेज क्या होता है कि जितनी डिस्टेंस ऊपर होता है उतनी डिस्टेंस या नीचे आ जाता है। ये तो पी डैश मान लिया, सपोज करो ये इमेज है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि ये जितनी डिस्टेंस ऊपर है उतनी डिस्टेंस नीचे है, तो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ P and P dash. So using midpoint concept, find the coordinate of P dash. मिड पॉइंट कंसेप्ट यूज करेंगे और उसकी हेल्प से किसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, पी डैश, और पी डैश हमारा क्या बन जाएगा, इमेज। तो ये कंसेप्ट आपको पूरा का पूरा प्रोसेस याद रखना है। ठीक है, आप चाहो इसे प्लेन के अंदर भी यूज कर सकते हो ऐसा कैसा ही, पर प्लेन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है, तो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो चाहो तो। पर लाइन के केस में कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। कैसे, आप देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, जो ये लाइन थी उसके ऊपर एक जनरल पॉइंट ले लिया, जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट किए लैम्डा इक्वल करके, फिर पी क्यू जो आया उसका डायरेक्शन रेशियो निकाला, उसका डायरेक्शन रेशियो और लाइन का डायरेक्शन रेशियो वो दोनों परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के लैम्डा की वैल्यू निकाली, लैम्डा की वैल्यू वापस रिप्लेस करेंगे तो क्यू पॉइंट आ जाएगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब आपको डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम डायरेक्टली निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है,
डिस्टेंस फॉर्मूला से। इमेज चाहिए तो क्यू और पी डैश आपकी इमेज होगी, और इमेज निकालना है तो मिड पॉइंट कंसेप्ट यूज करके इमेज निकाल लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस, तो पहली चीज आपको स्क्यू लाइंस मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज द स्क्यू लाइंस? तो स्क्यू लाइंस आप जानते हो क्या है? अ लाइंस विच इज नॉट पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्टिंग। लाइंस विच आर नॉट पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्टिंग इज कॉल्ड स्क्यू लाइंस। आपको मालूम हो स्क्यू लाइंस कैसी बन सकती हैं? जैसे कि मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज ये रिवर है, ये आपकी क्या है? रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, और इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया मैंने, ये ब्रिज बना दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रिज है ये तो अपना चलेगा, ठीक है, पर ये ब्रिज है आपका। अब ये बताइए, कभी ये रिवर और ब्रिज आपस में कट करते हैं क्या? कभी कभी नहीं कट करेंगे, क्योंकि रिवर नीचे जा रही होगी, ब्रिज उसके ऊपर है, कभी नहीं कट करने वाले। दूसरी चीज, क्या ये दोनों पैरेलल दिखाई दे रहे हैं आपको? यदि पैरेलल दिखाई दे रहे होंगे तो ऐसे होना चाहिए, इसका मतलब ये तो ऐसे है ना, क्रॉस में कट तो नहीं कर रहे, और ना ही पैरेलल है, इसका मतलब ये जो लाइंस है वो कैसी है? आपकी स्क्यू लाइंस। और ऑब्वियसली जब ऑब्जर्व करोगे ना, ये केवल 3D में दिखाई देगा आपको, बाकी में नहीं दिखाई देगा। और आप यहाँ पे इसी वजह से मैंने वो ब्रिज थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश की कि आपको थोड़ा सा 3D में दिखाई दे, और आपको मालूम पड़े कि व्हाट इज द स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती है जो कि ना तो पैरेलल होती है और ना ही इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और अपनी मैथमेटिकली बोलूं तो ये जो B1 और B2 है, B1 और B2 जो वेक्टर होता है, जो पैरेलल वेक्टर होता है लाइन का, उसके वैल्यू अलग अलग आती है, उनका रेशियो सेम कभी भी नहीं आता। यदि रेशियो सेम आ गया तो वो पैरेलल लाइन हो जाएंगे, और रेशियो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब वो कैसी हो जाएंगी? स्क्यू लाइंस। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ से यही है हमारा कंसेप्ट। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है हमारे पास B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, और होल मैग्नीट्यूड। होल मैग्नीट्यूड क्यों लिया? क्योंकि हो सकता है कि डिस्टेंस नेगेटिव आ रही है सॉल्व करने पे, तो डिस्टेंस तो हमें पॉजिटिव चाहिए, इस वजह से। और यदि हमारी लाइंस कैसी हुई? पैरेलल हुई, तो उस केस में आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो बी वेक्टर है वो सेम होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 इंटू बी क्रॉस उसका भी मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूला रहेगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन की। इक्वेशन ऑफ प्लेन अलग अलग टाइप से निकाली जाती है, कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग निकाली जा सकती है। आपसे बोला जाए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट और उसके नॉर्मल वेक्टर से पास करने वाली इक्वेशन चाहिए, या फिर आपसे बोल दिया जाए कि एक 3 पॉइंट से पास करने वाली नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए, वो अलग होती है, ठीक है। तो वो सब अलग अलग होती है। चलिए तो दिखाते हैं आपको जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है? ABC आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल ऑफ द प्लेन, then the equation of plane is ax by plus cz plus d। डायरेक्टली इक्वेशन आती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की, इन्होंने बोला नॉर्मल, व्हाट इज द नॉर्मल? तो नॉर्मल समझो पहले भाई, नॉर्मल हमारे लिए बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि लाइन के अंदर बी वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही प्लेन के अंदर नॉर्मल की रिक्वायरमेंट होती है। तो नॉर्मल क्या होता है कि ये जो प्लेन है इसके अंदर कुछ भी हो, एनीथिंग, चाहे इसके अंदर पत्थर पड़े हो, चाहे कोई पर्सन खड़ा हो, चाहे इसके अंदर ट्रेन खड़ी हो, चाहे रेलगाड़ी, चाहे कुछ भी, नदियां बह रही हो, पहाड़ खड़े हो, कुछ भी, एनीथिंग, उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है कि जो ये प्लेन है उसके अंदर जो भी वेक्टर्स है, जो भी क्वांटिटी है, जो भी पार्टिकल है, उन सब के परपेंडिकुलर होता है, उन सब के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे वही चीज देखी है हमने कि जो नॉर्मल वेक्टर है इज अ परपेंडिकुलर टू प्लेन। और आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में कि सारे आइटम्स जो भी प्लेन के अंदर है उन सब के परपेंडिकुलर। इसको निकालते कैसे? मेन चीज है कि कभी भी आपके पास ऐसा प्लेन दे दिया गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0,
तो आपको क्या करना है, जो एक्स वाई जेड कोई कोफिशिएंट है ना, इससे नॉर्मल बनता है। तो नॉर्मल हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल क्या होता है, ए एक्स ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। और ये बनेगा कैसे, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे ना, उनसे उनको आई जे के साथ लिख दीजिए, नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर के लिए आपको क्या चीज याद रखनी है, कि जो ये है नॉर्मल वेक्टर, वो प्लेन के हर एक पार्टिकल के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब प्लेन के अंदर कुछ भी हो, लाइक लाइन लाइक कर रही हो, प्लेन के अंदर एक अनादर प्लेन हो, ठीक है, या फिर प्लेन के अंदर कोई पार्टिकल लिखा हो, कोई नदी रिवर पहाड़ कुछ भी, एनीथिंग, सबके परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का कंडीशन मतलब आप जानते हो, परपेंडिकुलरिटी कंडीशन मतलब डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट है वो जीरो होने वाला, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया, तो ये जो एबीसी होते हैं ना बेटा, ये इसकी डायरेक्शन रेशियो होता है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर इज अ एबीसी। ये जो एबीसी आते हैं वो डायरेक्शन रेशियो आते हैं। ठीक है, ये, और इसको प्लेन की उसे वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, आर डॉट एन इक्वल टू पी। पी कैसे आता है, जो फिक्स पॉइंट है इनटू डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, पी के साथ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, नॉर्मल फॉर्म, देखो नॉर्मल फॉर्म के केस में जो एबीसी है वो तो डायरेक्शन रेशियो होता है। नॉर्मल फॉर्म के केस में आपको डायरेक्शन कोसाइन का यूज करना होता है। ये एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल प्लेन। ठीक है, एंड पी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज द मेन थिंग। जब भी आपकी बात की जाती है नॉर्मल फॉर्म की, तो नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमेशा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, इसका इंट्रोडक्शन आता ही आता है, मतलब वो इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो कभी भी आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो और उसमें लिखा हो कि इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस, देन यू कैन यूज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। नॉर्मल फॉर्म आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इक्वेशन। वो क्या होती है, उसके लिए आपको सबसे पहली जो डिमांड होती है वो होती है डायरेक्शन कोसाइंस की। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो नहीं चाहिए, रेशियो होंगे तो कोसाइंस निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जो मैंने रिलेशन बताया उसकी हेल्प से। ठीक है, तो वो निकाल के क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास डायरेक्टली, वो बनेगी एल एक्स, ये एल है यहाँ पर भाई, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। व्हाट इज द पी, पी इज अ परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। और इसकी जो इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन होती है, तो यहाँ पर एन कैप आता है। ये एन कैप मतलब यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये होता है और एन कैप क्या होगा आपका, यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये थिंग आपको यहाँ पर याद रखनी है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नाउ द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through x1 y1 z1 and whose normal vector drs are this। तो ये वाली फॉर्म आपको याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से, इस पे बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं। जब आपसे बोल दिया जाए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे और उसके नॉर्मल्स क्या हो, ये हो, तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। जब पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे और उसके नॉर्मल्स के डी आर्स क्या हो, ए बी सी। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर, जब आपके 3 पॉइंट से पास करें, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, मतलब x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3। सिंपल याद रखना है कि सबसे पहले x माइनस x1 करेंगे, y माइनस y1 करेंगे, z माइनस z1 फर्स्ट रो में। सेकंड रो में कुछ नहीं करना, x2 माइनस x1 ही करना है, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और थर्ड रो में x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। दिस इज इक्वल टू जीरो। याद रखना ये x1 फर्स्ट कॉलम में माइनस, सेकंड में y1 थर्ड में z1 ये माइनस किए जाता है। तीनों में से x1 y1 z1 ही माइनस किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, इजीली हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन। आपसे बोल दिया जाए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है, मतलब आपको क्या बोला है कि आपके पास ऐसा कुछ है फंडा। समझिएगा, आपके पास एक प्लेन है, लेट सपोज ये आपका एक प्लेन है, ये एक आपका 3D प्लेन। अब इसी के पैरेलल एक और प्लेन है, क्या, ये वाला। तो ये जो प्लेन है ना, एक वाइट है, ये तो गिवन है आपको, और ये
येलो वाला है, इसकी इक्वेशन निकालने को बोल रहा है, तो उसको कैसे निकालो? तो सिंपल, आपको सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ कि आपका गिवन प्लान है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ठीक है, ये आपका गिवन प्लान। तो पैरेलल प्लान क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यहां तक तो बिल्कुल सेम टू सेम, 1% भी चेंज नहीं करना। चेंज क्या होगा, ये जो कांस्टेंट डी है ना वो चेंज हो जाएगा बाकी। और डी को निकालने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी क्वेश्चंस के अंदर, डी इज डिटरमाइंड बाय द गिवन कंडीशन, कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी कि लाइक प्लेन पासिंग थ्रू समथिंग, प्लेन परपेंडिकुलर टू समथिंग, ऐसा कुछ बोल दिया जाए, तो उसकी हेल्प से हम डी निकाल सकते हो। तो कभी भी पैरेलल प्लेन निकालना हो किसी भी पर्टिकुलर प्लेन के, तो केवल चेंज क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है लास्ट वाली, वो चेंज होती है, बस बाकी सब कुछ सेम टू सेम ही रहता है, ठीक है। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि नॉर्मल दोनों का सेम होगा, अरे ऑब्वियसली होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब आप ऑब्जर्व करो, ये परपेंडिकुलर है, तो ये तो व्हाइट के भी परपेंडिकुलर है, ब्लू येलो के भी परपेंडिकुलर, अब दोनों के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल दोनों का सेम हो सकता है। बिल्कुल हमने ले लिया, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जिसे क्या बोला गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। देखो भाई, टू प्लेन दे रखे हैं और उनके इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन, लाइक दैट। जैसे कि एक प्लेन मेरे पास ये है, ठीक है, और एक प्लेन मेरे पास ये है, एक ये व्हाइट वाला प्लेन है, एक येलो वाला प्लेन। अब आपसे बोला गया कि एक अनादर प्लेन है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रहा है, मतलब इंटरसेक्शन ये रहा इन दोनों का, और दूसरा ये इंटरसेक्शन इनका, और इनसे इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन चाहिए मुझे, तो मैंने ये प्लेन बना दिया एक, ये इनके इंटरसेक्शन से जाने वाला, ग्रीन वाला, ठीक है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि ये इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन बताइए, आप कैसे बताओगे, सिंपल, एक प्लेन गिवन होगा आपके पास, ये प्लेन, ये दूसरा प्लेन, आप क्या कीजिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखिएगा जिसमें सारी की सारी क्वांटिटी एक साइड पे लेके आ जाएगी, मतलब एक साइड पे जीरो, एक साइड पे सारी क्वांटिटी। तो आपको डायरेक्टली इक्वेशन लिखेंगे कैसे, पहला प्लेन लिख दिया पूरा का पूरा, प्लस लेमडा टाइम दूसरा प्लेन लिख दिया, इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। डायरेक्टली क्या करेंगे, एक प्लेन, फर्स्ट प्लेन लिखा, प्लस लेमडा टाइम दूसरा प्लेन, ठीक है। तो यही क्या बनता है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू पर्टिकुलर प्लेन्स। यदि आपको याद हो, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो 2D का, तो 2D के अंदर आपसे बोला जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, उससे भी हम ऐसे ही निकालते कि एक लाइन प्लस लेमडा टाइम दूसरी लाइन इक्वल टू जीरो। आपसे पूछा जाता है कि सर्कल की इक्वेशन बताइए विच पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, तो एक सर्कल प्लस लेमडा टाइम दूसरा सर्कल इक्वल टू जीरो, तो उससे भी हम सर्कल की इक्वेशंस निकालते। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर कि कभी भी इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाला आपको प्लेन चाहिए, तो आप क्या कीजिए, एक प्लेन प्लस लेमडा टाइम दूसरा प्लेन कर दीजिए डायरेक्टली। और जो लेमडा की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो कैसे निकाली जाएगी, कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी उसकी हेल्प से, ठीक है। अगला पॉइंट आता है आपका, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन, ठीक है। ऐसे आप एंगल बिटवीन प्लेन भी बोल सकते हो, तो एंगल बिटवीन प्लेन निकालना तो कॉस थीटा ही होता है, n1 डॉट n2 डिवाइड बाय n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये लाइन प्लेन के मिडिल का एंगल निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से डायरेक्टली। और जब भी हमसे बोला जाए कि एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के मिडिल का एंगल चाहिए, तो याद रखना लाइन और प्लेन के मिडिल का एंगल हमेशा लाइन और प्लेन के मिडिल का एंगल नहीं निकलता है, ऐसा होता है। ये आप ऑब्जर्व करिएगा, ये आपका कोई, सपोज करो ये प्लेन है और ये कोई इसका नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल, और लाइन हमने ले ली, कोई भी रेंडमली लाइन ले लेते हैं यहाँ पर, लेट सपोज ये लाइन ले लिया। तो अब यहाँ पर जब भी आप ये लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालोगे, वो नहीं निकलेगा, वो निकलेगा इसके बीच का एंगल, नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल। तो यहाँ से याद रखना कि थीटा, द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन एंड नॉर्मल। नॉर्मल और लाइन के बीच के एंगल का कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर नॉर्मल तो होता है आपका 90 डिग्री हमेशा, ये तो आप जानते हैं यहाँ पे प्लेन के साथ, पर ये लाइन के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इसकी वैल्यू कैसे आती है, डायरेक्टली आती है यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू वी डॉट एन
डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड एन का मैग्नीट्यूड। बस ध्यान रखना कि बी कहाँ से आएगा, बी लाइन से आएगा, एन कहाँ से आएगा, प्लेन से आएगा, और यहाँ पर स्पेशली क्या आता है, साइन थीटा आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, कंडीशन ऑफ लाइन, कंडीशन फॉर द अ लाइन विच लाइज इन अ प्लेन। मतलब आपके पास एक प्लेन है लाइक दैट, जैसे आपके पास ये प्लेन, ठीक है। अब इसके अंदर एक लाइन है, वो लाई कर रही है, ऐसे लाई कर रही है। तो ऑब्वियसली आपने नोटिस किया यहाँ पर कि जो लाई है, लाई कर रही है, तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई फिक्स पॉइंट होगा यहाँ पर। तो ये जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट लाइन का x1 कोमा y1 कोमा z1, वो प्लेन के अंदर होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, जब क्योंकि लाइन ही प्लेन के अंदर लाई कर रही है तो उसका फिक्स पॉइंट भी तो उसके अंदर होगा। इसका मतलब ये जो फिक्स पॉइंट है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि कभी भी कोई एक पर्टिकुलर लाइन किसी प्लेन के अंदर लाई करती है तो इसका मतलब ये है कि वो जो पॉइंट है उसका लाइन का फिक्स पॉइंट वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी चीज, आप जानते हो कि नॉर्मल वेक्टर अपना ये होता है प्लेन के, और ये प्लेन के अंदर जो भी हो उन सब के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब ये जो लाइन है वो इसमें लाई कर रही है प्लेन में। अब प्लेन में जो चीज है तो उसके तो ये परपेंडिकुलर होने वाला है। अब वो तो कुछ भी हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नॉर्मल है और लाइन है वो आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर होंगे तो डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होने वाला है। तो यही लिखा हुआ है, लाइन के एल एम एन और प्लेन के ए बी सी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन व्हेन लाइन लाइज इन अ प्लेन। तो फर्स्ट कंडीशन, जो लाइन का फिक्स पॉइंट होगा वो हमेशा प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी कंडीशन कि जो हमारा लाइन का डायरेक्शन रेशियो है वो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो बनाएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि a इंटू एल प्लस बी इंटू एम प्लस सी इंटू एन इक्वल टू जीरो डायरेक्टली। ओके, चलिए देखो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, सॉरी फ्रॉम अ प्लेन, ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑब्जर्व, प्लेन प्लेन की बात कर रहा हूँ। डायरेक्टली फॉर्मूला आता है, यदि आप सिंपल, आपके पास पॉइंट दे दिया x1 y1 z1 और ये प्लेन की इक्वेशन है आपके पास, तो डिस्टेंस डायरेक्टली आ जाती है। इस पॉइंट को इसमें रख दीजिए, तो a x1 b y1 c z1 प्लस d डिवाइड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस c के z के कोफिशिएंट के स्क्वायर, उसका भी अंडर, डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि यदि अल्फा बीटा गामा आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अभी लाइन में बताया था ना, वैसा ही है, बट यहाँ पे यहाँ का इसका फॉर्मूला है कि जैसे कि आपके पास ये पॉइंट है यहाँ पर x1 y1 z1, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया, तो इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पॉइंट क्या होगा, जिसको मान लिया हमने अल्फा बीटा गामा, वो क्या आएगा, x माइनस अल्फा x माइनस x1 अपॉन ई वाई, सॉरी अल्फा माइनस x1 अपॉन ई, बीटा माइनस y1 अपॉन बी, गामा माइनस z1 अपॉन सी, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम ए x1 बी y1 सी z1 प्लस डी डिवाइड बाय ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। ये परपेंड, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, ये ध्यान रखना, नहीं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसा ही होता है ये कुछ टाइम पर, बस इस पे अंडर रूट नहीं है। आप इन तीनों को इसको सॉल्व करोगे, अल्फा की वैल्यू मिलेगी, इसको सॉल्व करोगे बीटा की, इन दोनों को सॉल्व करोगे गामा की, तो इस टाइप से आपके पास अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा और वही आपका क्या बनेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बाद आता है हमारा इमेज। तो इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में बस इतना सा ही चेंज है कि यहाँ पर ये टू टाइम आ जाएगा, क्योंकि इमेज में क्या होता है, इमेज में यदि आपको याद हो, जैसे कि आपने यहाँ से ये डाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये इमेज कहाँ बनती है, इधर नीचे बनती है, और जितनी डिस्टेंस ऊपर होती है ना इसकी, उतनी डिस्टेंस नीचे होती है। मतलब ये P है तो नीचे भी कितनी होगी, इसकी P होगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये टू टाइम हो जाता है, और बाकी सेम टू सेम है, ये अल्फा बीटा गामा क्या बन जाएगा, आपका इमेज के कोऑर्डिनेट बन जाएगा, बस टू टाइम कर दीजिए। ठीक है, सेम डिटो। ऐसे ही आपके डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स निकाल सकते हैं। पैरेलल प्लेन आपके पास ये है, क्योंकि उनमें बस d1 और d2 चेंज होगा, जो कांस्टेंट होगा, तो लिखेंगे डायरेक्टली d1 माइनस d2 अपॉन ए अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, डायरेक्टली डिस्टेंस आएगी, कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आपको डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन आती है कंडीशन ऑफ कोप्लेनर लाइंस, या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन विच कंटेनिंग देम। ठीक है, तो कोप्लेनर लाइन की कंडीशन वही है। देखो कैसे निकालेंगे कंडीशन, सिंपल, आपके पास दो कोप्लेनर लाइन है लाइक दैट, तो कंडीशन क्या बनेगी, x2 माइनस x1 जो फिक्स पॉइंट है ना उनमें से, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और L1
ये L1 है, ठीक है। L1 M1 N1 ये पहली लाइन के आपके डायरेक्शन रेशियो, दूसरी लाइन के L2 M2 N2 ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो। इनको जीरो के इक्वल कर दीजिए, डायरेक्टली क्या आ जाएगा कि ये जीरो के इक्वल हो गया तो कोप्लेनर लाइन होगी, अदरवाइज कोप्लेनर लाइन नहीं होगी। ये कोप्लेनर लाइन को आप इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हो, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन भी है। इंटरसेक्टिंग लाइन या कोप्लेनर लाइन उनका कंडीशन है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है कि जिसमें ये दोनों लाइन क्या हो, कंटेंड हो, मतलब वो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जिसको जिसमें इन दोनों को कंटेंट करता हो। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये जो x2 y2 और z2 लिखा है ना, उनकी जगह आप कुछ मत करिए, x y z ला क्या डाल दीजिए, x y z। या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो x2 x1 y1 z1 है ना, उनकी जगह पे x y z डाल दीजिए और जीरो के इक्वल कर देंगे तो डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा विच इज कंटेनिंग बोथ लाइंस, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हर एक टॉपिक हमने इसमें कवर किया, जो लास्ट टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक इसमें कवर किया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, 50 मिनट के अप्रोक्सीमेट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लेंगे, मतलब नेक्स्ट कल ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसमें हम पूरी टोटली प्रॉब्लम्स ही करेंगे, डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, और आपको अप्रोच बताऊंगा कि कैसे एग्जाम के लिए, एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को हिट कर सकते हो, किस वे से जाओगे तो कैसे आपको जल्दी से हिट हो जाएगा वो, क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना चाहिए कि दिस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक और नॉट, और फिर जब ये इस टॉपिक से रिलेट कर रहा है तो उस किस वे में मैं जाऊं, तो वो सब चीजें आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा मैं। और आशा करता हूं कि ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल, जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने दोस्तों में शेयर करना। और आपको क्या करना है, बस एक बार नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले इसे प्लीज पूरा का पूरा रिवाइज करके जरूर आए, और कोशिश करें अच्छे से रिवाइज करें। डेफिनेटली यू कैन डू इट। अब आप विजुलाइज करना सीख गए ना, विजुलाइज करना, तो डेफिनेटली 3D का क्वेश्चन आपसे कभी गलत होगा ही नहीं। बस आपको विजुलाइज करना है, विजुलाइज जैसे अभी मैंने कराया था आपको इस टॉपिक में कराया, जैसे कि ये सब परपेंड, ये फॉर्मूलाज हैं पर सब विजुलाइज होते हैं एकदम, क्योंकि जैसे इंटरसेक्टिंग प्लेन है, आपको ऐसा फील आने लग गया ना कि ये कैसे बन रहा है, ये लाइन की इसके अंदर प्लेन के अंदर आ रही है, कैसे आ रही है। यदि आपको ये सब चीजें समझ में आने लग गई धीरे धीरे, तो इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ कर सकते हो बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत अच्छा समझ में आ रहा है आपके, और 100% आप उसमें मार्क्स, फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। और 3D और वेक्टर ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बस कंसेप्ट को विजुलाइज करना है, डायरेक्टली आंसर, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं विद प्रॉब्लम्स। अच्छी खासी प्रॉब्लम्स करेंगे, 20 से 25 प्रॉब्लम्स, और उस प्रॉब्लम्स को आप नोट भी कर सकते हो, और फाइनल रिवीजन टाइप समझ लीजिए आप, कि आप एग्जाम के बाद वो प्रॉब्लम के अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा, तब भी आपके 100% आप स्कोर करोगे, और अच्छा स्कोर करोगे, और 100% वेक्टर और 3D में कोई गलत क्वेश्चन नहीं करोगे आप। कैलकुलेशन छोड़ दो, बाकी तो कोई कंसेप्चुअल कोई गलती नहीं कर सकते यदि आपने ये दोनों लेक्चर अच्छे से देख लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।